क्या खास बात थी इसमें? खास बात ये थी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जीरो सोल्यूशन के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप पुट करके देख लें। सारे कंपोनेंट जीरो हैं तो लेफ्ट साइड भी जीरो हो जाएगा और राइट साइड भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये देखना है कि इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो फिर बाकायदा ऑपरेशन करने होंगे। मतलब जैसे ax इजिकल टू b सॉल्व करते थे ना, अब इसको भी वैसे ही करेंगे। ax इजिकल टू 0 को अगर एंड ऑफ द डे फ्री वेरिएबल्स आ गए तो क्या मतलब होगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है ना। और अगर फ्री वेरिएबल नहीं आया तो क्या? जीरो जीरो सोल्यूशन, ठीक है जी। ओके हाँ, क्या हो गया भाई जान? ऊपर जाओ यार। ओके तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। The homogeneous system always has a trivial solution. क्वेश्चन ये है कि क्या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, उसको हम देखते हैं। और उसके लिए भी तरीका यही है कि क्या करेंगे भाई? तरीका जो ये है नजर आ रहा है, यानी आपने क्या किया? ओरिजिनल मैट्रिक्स को लिया, ठीक है, और इसके साथ रो ऑपरेशन कर दिए। तो पहले ही रो ऑपरेशन किया तो ये सेकंड रो जो है ना गायब हो गई। कौन सा ऑपरेशन था ये? R2 इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन रह गई और जिसमें ये वेरिएबल क्या है? x2 इज फ्री वेरिएबल। तो लिहाजा आपके पास कंसिस्टेंट विद फ्री वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। वो आएंगे कैसे? वो ऐसे आएंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है आप इसको इस तरह से लिख दें ना, अब x1 इक्वल माइनस 10x2। तो अब आप x2 को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं, x1 की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। अगर आपने x2 को 0 दिया तो ये वही सोल्यूशन है जो आपको पहले से पता है। नहीं, x2 0 होगा तो x1 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो तो हमें पहले से पता है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गई ना, ये इफ एंड ओनली इफ की दास्तान। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जब आएंगे जब सिस्टम में क्या होगा? अच्छा आगे आगे क्या लिखा हुआ आप पढ़ के बताएं अपने नोट्स में से। सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैज, अच्छा डैश है तो चलो भर लेते हो। ये नीचे डैश नजर नहीं आ रहा था मुझे, अब नजर आ गया। क्या लिखूं यहाँ पे? at least one free variable. If the system equation has at least one free variable, at least one free variable, ठीक है जी, वन फ्री वेरिएबल हो गया ये। चलें, अब बाकी सारा काम तो वही है कि जब मतलब है कि जब ये डिसाइड हो गया कि फ्री वेरिएबल्स हैं तो हाउ टू राइट द सोल्यूशन। असल चीज अब ये है हाउ टू राइट द। आप कहेंगे सर ये तो कोई खास बात नहीं है, तो हम पहले भी करते रहे। हाँ बिल्कुल करते रहे पहले भी, लेकिन इसमें एक खास बात है। वो क्या खास बात है वो आपको बताता हूँ। ओके जी। राइट, एक मिनट, बहुत आगे चले गए हम। हाँ मतलब है कि पहला वन पेज था, ये सेकंड वन खत्म हो गया था ना। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन दिस इससे अगला वाला पेज ये आ गया जी, नंबर 2 सही है। ओके अच्छा ये वही है, तो अभी कर लिया ना हमने। 3 पे जाना है, हमने 3 पे जाना है। यानी मेरे हिसाब से 3 है, आपके हिसाब से डिफरेंट होगा। ये थोड़ा सा मसला है, वो मैंने पहले रीजन बताया था ना कि ये चल रहा है क्लास वर्जन, आपके पास है हैंड आउट वर्जन। ओके चलें जी। अच्छा इस केस में
ये जो इसने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ये कैसे इसने लिख दिया? सर रोज 2 हैं और मतलब इक्वेशंस 2 हैं, वेरिएबल्स 3 हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देखें जवाब आ गया। ये कहते हैं कि ये इसने इसलिए लिख दिया कि हमें नजर आ रहा है 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। तो जब आप रो ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल तो मिलेगा ही ना। आप इस तरह से समझें, इसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी ना, उसमें रोज 2 होंगे और कॉलम्स 3 हैं, अगर राइट हैंड साइड को छोड़ दें, वरना क्या हो जाएंगे 4। तो 2 रोज है तो 2 से ज्यादा तो पिवट हो ही नहीं सकते ना। इसका मतलब है एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल है। हो सकता है 2 भी हो, लेकिन इस केस में है 1 ही है। अच्छा, अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व यानी इसमें इसका मतलब है कि इसमें हमें पहले से पता चल गया कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, इसलिए कि वेरिएबल एक है जो कि फ्री है। अच्छा, पिछले केस में नहीं पता चला था, इसलिए कि 2 वेरिएबल से 2 इक्वेशंस थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद डिस्कवर हुआ था वाकई उसमें भी एक फ्री वेरिएबल। यहाँ पे ऑपरेशन से पहले ही पता चल गया कि फ्री वेरिएबल्स हैं। तो ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने ये वाली ओरिजिनल थी ना, ठीक है, इस पर आपने पहला ऑपरेशन क्या किया, जरा जबानी बता दो। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ से यहाँ कौन सा ऑपरेशन किया है? बिल्कुल, पहली रो को -4 से मल्टीप्लाई कर दूसरे में ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे मेरा ख्याल है 2 ऑपरेशन किए होंगे। पहले तो इस 2 को 1 बनाया होगा ना, फिर उसके बाद ऊपर अभी -3 होगा, फिर इसका 3 टाइम्स ऐड किया होगा। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर पहुंच गए हैं। कहाँ से शुरू किया था सफर? यहाँ से शुरू किया था। तो जरा बता दो कि इसमें फ्री वेरिएबल कौन सा है? x2 इज ए फ्री वेरिएबल। ये देखें, ये लिखा हुआ है x2 इज ए फ्री वेरिएबल। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी, ओके, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके जी। तो ये तो हम यहाँ पर तो पहुंच चुके थे ना। उसके बाद आप ऐसा करें, जो पहली रो है ना 1200, इसका जरा इक्वेशन बता दें क्या होगी। इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरे नंबर है 0010, ये किसको ट्रांसलेट करेंगे? x3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिख दूं x3 इज 0। अच्छा, ऊपर क्या लिखूं? x1 इज इक्वल -2x2। और फिर ये हम पहले से पता है हमें कि x2 क्या है, फ्री है। ठीक है जी, ओके। अब लिखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, अगर कोई सोल्यूशन है, वेक्टर अगर x है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? x1 x2 x3। x3 आपने पता है 0 है, तो वो तो आपने 0 लिख दिया। अच्छा, x1 आपको पता है -2 x2, वो भी लिख दिया। जो फ्री होता है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपने x2 को इक्वल टू क्या कर दिया? x। अब आपने नजर दौड़ाई तो आपको इन तीनों नंबरों में कोई क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? x2। x2 आप बाहर ले लें, ठीक, क्या रह गया? -2 1 एंड 0। अब आप एक काम कीजिए साहब, इस वेक्टर का नाम v रख दें। तो सोल्यूशन क्या आ गया? x2 टाइम्स v, ठीक है। और x2 क्या है? फ्री। इसका मतलब है मैं x2 को अगर डिफरेंट वैल्यूज दूं तो मुझे डिफरेंट सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो x2 क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पर? एज ए पैरामीटर एक्ट कर रहा है, एज ए पैरामीटर एक्ट कर रहा है। अच्छा जनाब, अगर एज ए पैरामीटर एक्ट कर रहा है तो आप जरा एक बात बताइए, सबसे अच्छी वैल्यू x2 की क्या होगी? वो होगी जो सबसे आसान सोल्यूशन दे हमें। 1 देंगे तो v आ जाएगा, चलें ये भी ठीक है। -2 -2 1 0, एक सोल्यूशन आ गया ना। इन्होंने कहा x1 को, x2 को क्या लिया इन्होंने? 1 लिया। इससे भी तो एक अच्छी वैल्यू थी यार, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था, 0। लेकिन वो तो हमें पहले से पता है।
ठीक है ना। ऐसा करते हैं, कम से कम 2 सोल्यूशन और बताएं आप मुझे। 2 ले लेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा एक और बताओ। ठीक है। अच्छा अगर मैं x2 को -2 लूं तो क्या आएगा? 4 -2 0। और अगर इसको मैं 10 ले लूं x2 को, 5 ले लूं अगर? अच्छा अब मैंने इतने सारे सोल्यूशन पता क्यों लिए हैं, उसकी एक वजह है। वैसे तो हम लिख नहीं सकते सारे, इसलिए कि कितने हैं, इन्फिनिटली मेनी है ना, उम्र गुजर जाएगी सोल्यूशन खत्म नहीं होगी। लेकिन 6-7 इसलिए लिखेंगे, एक लेसन है इसमें। लेसन जरा गौर से सुनिएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या ये नहीं आएगा? आएगा ना। अच्छा एक काम और करते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये नहीं आएगा, यही आएगा। अच्छा इसको मैं ऐसा करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको एज इट इज रखता हूं, तो ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, -20 नहीं +10 आएगा। तो ये भी तो सोल्यूशन है। ये x2 को अगर मैं 10 रखूंगा तो ये वाला सोल्यूशन आएगा। कहने का मतलब ये है, आप समझ गए ना, कहने का मतलब ये कि अगर होमोजीनियस का ओनली सोल्यूशन ट्रिवियल है तो फिर तो कोई वैरायटी नहीं है। लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो अगर कोई एक सोल्यूशन होगा ना, जैसे ये वाला, इसका मल्टीपल भी होगा, यानी -630 को अगर मैं -6 से 4 कैसे आया, -4 कैसे आएगा? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से, तो इसको अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं मेरे ख्याल ये नहीं आएगा। किससे मल्टीप्लाई करूं? 1.5 से तो करेंगे ना यार। चले उल्टा कर लेते हैं, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये आ जाएगा? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर एक सोल्यूशन होगा ना नॉन ट्रिवियल, तो उसका मल्टीपल भी होगा। अगर 2 सोल्यूशन होंगे ना तो उनका सम भी होगा, उसका डिफरेंस भी होगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन से मुराद ये होती है कि 2 वेक्टर है ना, पहले को आपने करा मैंने जनाब 50 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे को 60 से ऐड करो, वो भी सोल्यूशन आएगा। 0 भी सोल्यूशन है। तो ऐसा कलेक्शन जो इन चीजों को सेटिस्फाई करता है ना, वो कहलाता है वेक्टर स्पेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं से इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट, ठीक है। बस कहानी ये खत्म हो गई कि ये पैरामीट्रिक सोल्यूशन है x2 v, वेयर x2 इज ए पैरामीटर। ठीक है, आगे चलें। और कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लें भाई। अब आगे चलते हैं जी। 3 के बाद हम चलते हैं 4 के ऊपर चलते हैं। अपना 4, आपका तो कुछ और होगा। अच्छा जी, पिछले पेज में अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि हमारा जो सोल्यूशन है ना, ये x2 टाइम्स v है। जरा देख के बताओ v क्या था, मेरे पास नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है। व्हाट वाज v? -2। अच्छा ये वाला सोल्यूशन तो वो सोल्यूशन है ना जो कि x2 0 पर आया है। ठीक है, अगर हम x2 को 1 रख देंगे तो क्या आएगा बताओ? -2 1 0 ये वाला आएगा। ठीक है, अगर मैं x2 को -2 रख दूंगा ना तो वो ये वाला आएगा सोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो होमोजीनियस है ना, अगर उसमें एक फ्री वेरिएबल है तो उसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो एक लाइन होती है थ्रू द ओरिजिन। क्या होती है? लाइन थ्रू। और लाइन कैसे बनती है? लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, तो एक तो हमें से हमेशा पता होता है, दूसरा ये है कि जो फ्री वेरिएबल है ना उसको नॉन जीरो वैल्यू दे दें आप, कोई सी दे दें 1 2 3। अगर आप 1 देंगे ना तो ये वाला आएगा वेक्टर, ये वाला पॉइंट आएगा। अगर आप 2 देंगे तो कौन सा आएगा? ये वाला। लेकिन डजेंट मैटर, 0 को आप इस पॉइंट से मिलाएं या 0 को आप इस पॉइंट से मिलाएं, ये लाइन तो वही रहेगी ना, सेम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन समझ में आ गया जो नीचे लिखा हुआ है।
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अच्छा आप देखें, आपको याद है ना स्पैन क्या होता है? चलें, शायद ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बता देता हूँ। स्पैन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसके सारे मल्टीपल वो स्पैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पैन कहलाते हैं। तो इस केस में होमोजेनियस सिस्टम, ओनली वन फ्री वेरिएबल, यू विल हैव, अच्छा सॉरी, ठीक है, होमोजेनियस वन फ्री वेरिएबल, यू ऑलवेज हैव ए लाइन। और वो लाइन कैसे बनेगी? जो एक खास वेक्टर है ना, जो x2 को 1 देने से आया है, उसको ड्रॉ कर लें और ओरिजिन ड्रॉ कर लें, मिला दें। या अगर ओरिजिन से आपको मोहब्बत नहीं है तो x2 को 2 नॉन जीरो वैल्यूज दें, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, इन दोनों को मिला लें, ये भी ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी वन फ्री वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ऑलवेज अ लाइन। अच्छा, लाइन जरूरी नहीं है कि आपके पास, यहाँ तो 3 डायमेंशन में बन रही है ना लाइन, इसलिए वेरिएबल 3 थे। 2 डायमेंशन में भी बन सकती है, 4 में भी बन सकती है, 5 में भी बन सकती है, लेकिन वो पास कहाँ से होगी? ओरिजिन से होगी। ठीक है, ओके। सर ये प्लेन क्यों नहीं है? मैंने इसलिए तो अर्ज किया ना, आपने वर्ड सुना ना गौर से, अगर एक फ्री वेरिएबल होगा ना तो हमेशा क्या बनेगी? लाइन बनेगी। आगे हम चलेंगे ना, अगर 2 वेरिएबल फ्री होंगे या 3 होंगे तो फिर प्लेन और हाइपर प्लेन बनेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यस सर, हेलो, यस सर, आंसर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, लेट्स गो टू स्लाइड नंबर 5। ये आ गया जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अच्छा एक मिनट, प्रीवियस एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है हम आगे चले गए। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? सेम लेफ्ट साइड एज, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। एक मिनट यार, मुझे कुछ जरा देखने दें। ये नंबर 5 है, नंबर 4 जो था वो ये था, नंबर 3 क्या था फिर? अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो था ना, ये जो है, अब इन्होंने इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है ना, यही किया है ना उसको। बाकी जैसे आपने कहा है कि लेफ्ट साइड सेम है, ठीक है, तो अब जरा देखिएगा गौर से अब क्या होने वाला है। ओके जी, वेरी गुड। नंबर 5, हाँ जी, आप इस तरह से इमेजिन करो कि ये हमारे पास है ना 0 4, ये आज की कहानी है, थोड़ी देर पहले की कहानी ये थी, सही है ना? इसका मतलब है हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं, ax इज इक्वल टू 0 और ax इज इक्वल टू b। ठीक है, एक होमोजीनियस, एक क्या है? नॉन होमोजीनियस। तो हम ये देखना चाह रहे हैं आज की तारीख में कि इन दोनों के जो सोल्यूशन सेट हैं, हाउ दे आर रिलेटेड, एक होमोजीनियस का सोल्यूशन और एक नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक, आगे जाने से पहले एक टेक्निकलिटी को तो गौर कर लें। ax इज इक्वल टू 0, एवरीबडी नोज के ये कंसिस्टेंट होता है। क्यों होता है भाई? हाँ, निकल आने को छोड़ो, मतलब है 0 इज ऑलवेज ए सोल्यूशन, वो निकालना नहीं है, वो तो ऑब्वियस है। तो ax इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। और भाई ax इज इक्वल टू b है, क्या जरूरी है कंसिस्टेंट हो? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कहने का मतलब है कि हम जो काम करने जा रहे हैं ना, हम जो रिलेशन बताने जा रहे हैं बिटवीन होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस, ये जब ही होगा जब इनहोमोजीनियस इज कंसिस्टेंट। अगर इनहोमोजीनियस कंसिस्टेंट नहीं होगा तो कोई रिलेशन नहीं होगा। वही रिलेशन तो 2 चीजों में होता है ना, विच यू कैन सी, वो एक तो है ही नहीं, कौन सा? एक्स इज इक्वल टू बी, तो किस किस्म का रिलेशन? तो इसमें समझ गए ना आप, ये होमोजीनियस है ऊपर वाला, नीचे वाला इनहोमोजीनियस है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनहोमोजीनियस का सोल्यूशन है। तो क्या रिलेशन होगा बिटवीन दिस एंड द होमोजीनियस? ओके, हियर वी गो। आपने पहले क्या किया था? पहले यहाँ पर क्या था, आपको याद होगा? 0 था ना। अब 0 नहीं, अब क्या है? 4 है। तो ठीक है, हम 4 से काम करते हैं।
ओके, अच्छा मुझे बताओ कि ये चीज पहले जब आपने रिड्यूस किया था ना, 4 ऑपरेशन किए थे ना, ये क्या बन गया था? ये भी 0 था और ये भी क्या था आपका 0 था, यही था ना। लेकिन आज की तारीख में क्या आ गया? 6-2। अच्छा, अच्छा अब मुझे ये बताओ, हमने इस केस में पहले ये सॉल्व किया है ना, ax इज इक्वल टू 0, पहले यही सॉल्व किया था ना। और आज बैठे हुए, बल्कि वो भी आज ही किया है, मतलब बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, और अभी हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको दिया जाए कि कंपैरिजन करें, तो आप क्या करोगे? पहले होमोजीनियस करोगे या पहले इनहोमोजीनियस करोगे? वजह बताओ। चले, एक तो ये भी बात हो गई, दूसरा ये है कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसी से होमोजीनियस का सॉल्यूशन आ जाएगा। पता कैसे आएगा? आप इस साइड को जो है ना, क्या कर दो, 0-0 कर दो, तो करने की जरूरत ही नहीं है किसको, होमोजीनियस को। तो इन प्रैक्टिस आपको हमेशा पहले क्या करना चाहिए, इनहोमोजेनियस, ताकि वहां से टेक्निकलिटी भी क्लियर हो जाएगी, सोल्यूशन है या नहीं। और अगर है तो ना सिर्फ इसका सोल्यूशन आ जाएगा, बल्कि राइट साइड को 0 करेंगे तो होमोजेनियस का भी आ जाएगा। तो ये हमेशा ख्याल रखना टाइम बचाने के लिए, कि अगर दोनों सोल्यूशन का कंपैरिजन हो तो हमेशा इन होमोजेनियस पहले सॉल्व करना है। ओके, अब आप जरा मुझे बता दीजिए कि आगे आगे कैसे बढ़ूं मैं। नहीं, पहले तो आप एक काम करो ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप इसके इक्वालिटी वर्जन लिख लें और पहले ये डिसाइड कर लें कि इसमें फ्री वेरिएबल कौन सा है। अच्छा, मजे की बात है, जो फ्री वेरिएबल है ना, वो सेम होंगे होमोजीनियस में भी और इनहोमोजीनियस में भी। हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट कहानी हो जाए। चलें जी, पहले नंबर क्या कह रहे हैं, x1 + 2x2 इज इक्वल टू, और दूसरी कहानी क्या है, 2। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं x2 को किसके बराबर लिखूं, सॉरी x1 को, और x2 तो हमने पहले ही लिख दिया ऊपर, तो ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ना। और x3 साहब क्या है, 2 है। जरा अपने जहन में याद रखो कि इसका होमोजेनियस सोल्यूशन क्या आया था अभी पिछले पेज पे, -2x2 x2 एंड 0, ये होमोजेनियस था। और ये वाला क्या है, इनहोमोजेनियस। आप यहां से भी लिख सकते हो इनहोमोजेनियस से होमोजेनियस। ये जो कांस्टेंट नंबर नजर आ रहे हैं ना, 6 और 2, इनको 0 कर दो, वहां पहुंच गए। अच्छा, यहां पर हमने क्या काम किया था, यहां पर हमने x2 कॉमन लिया था ना पहले। इसमें आप पहले एक काम करो कि इसमें असल में x2 भी है और कांस्टेंट भी है, तो पहले कांस्टेंट को निकाल लो। क्या है इसमें 6 कांस्टेंट है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, 0 + x2 हो गया ना, इसमें 2 हो गया, तो कांस्टेंट निकाल लिया और बाकी ये निकाल लिया। तो अब आप जरा गौर करो, ये सोल्यूशन किसका है, इनहोमोजेनियस, इनहोमोजेनियस। और ये वाला सोल्यूशन कौन सा था, x = x2v, ये होमोजेनियस। इसका मतलब है कि जब भी आप होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस की बात करोगे ना, जैसे अभी हमने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया कि पहले हम इनहोमोजेनियस को देखेंगे, उसके बाद जरूरत ही नहीं है किसको होमोजेनियस, बस ये वाला जो बी पी है ना, ये वाला पी, इसको खत्म कर दो, 0 कर दो, तो कहाँ पहुंच जाओगे, होमोजेनियस में पहुंच जाओगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में रिलेशन क्या बना, कि इनहोमोजेनियस में होमोजेनियस होगा प्लस सम कांस्टेंट होगा, सम कांस्टेंट वेक्टर होगा। इसका एक और भी मतलब है कि अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे ना दोनों सॉल्यूशंस को, तो एक सॉल्यूशन जो है ना, ये वाला, ये तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा पता क्या होगा, आगे पिक्चर आएगी, मैं थोड़ा यहीं पे बना रहा हूं, एक ये होगा तो दूसरा कहीं आगे पीछे होगा, लेकिन इसके पैरेलल होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वेक्टर जो है ना, पी बताएगा हमारे को। पी असल में क्या है कि ये वो वेक्टर है जिसके अलोंग अगर आप चलोगे ना, किसको लेके चलोगे, होमोजेनियस को, तो जहां पे पी का एंड होगा, वो जो लाइन होगी वो इन होमोजेनियस का सोल्यूशन होगा। क्या होगा,
इनहोमोजेनियस का सोल्यूशन। तो अब ये सारी पिक्चर जो है ना आपको अगले पेज पे नजर आएगी। नंबर 5, नाउ वी गो टू नंबर 6। क्यों जनाब, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था ना कि ये वाली चीज जो है ये है ax इज इक्वल टू 0, और ये वाली जो चीज है ना वो ये है। और इसके जो सोल्यूशन था ना, इसका सोल्यूशन आपको याद है ना, x इज इक्वल टू x2v, और इसका सोल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू p प्लस x2v। तो असल में ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला मेरा ख्याल है ये होगा या वो होगा, डजंट मैटर, यही असल में क्या है, p है। तो क्लियर हो गया क्या हो रहा है कि आपने होमोजीनियस को ड्रॉ कर लेना, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। फिर वो वेक्टर p लेना है जो किस में आया है, इनहोमोजेनियस में। तो इस वाले को खींचना है इन द डायरेक्शन ऑफ p। जब p का एंड आ जाए ना, देखें p वेक्टर ना, इसका एक बिगनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टेल, हेड कहते हैं, टेल कहते हैं, और एक एंड होता है जिसको हेड कहते हैं। तो आप टेल से शुरू करें और इसको लेते जाएं, किसको लेते जाएं, होमोजेनियस सॉल्यूशन। वहां पे जाकर रुक जाएं जहां पर क्या आ जाए, उसका हेड आ जाए, p का हेड आ जाए, वो सारे सोल्यूशन। इसका फिजिकल मीनिंग पता है क्या, फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर ये एक सोल्यूशन है ना, तो ये पता किसके बराबर है, ये p प्लस दिस, और यही प्लस जो है ना, यही तो ये चीज है, कौन सी, x2v। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, विच इज दिस। ठीक है, क्लियर हो गया ये, राइट। यार ये एक मन ख्याल है बंद कर दो, एक चल रहा है, दो चल रहे हैं। मेरे पास तो वैसे भी कोट है, आप सबको सर्दी लग रही होगी। उल्टा वाला देखो, लेफ्ट वाला, इसमें है बंद का स्विच है, नहीं है, दो नहीं तीन हो गए भाई, बंद हो गया, चलो ठीक है, शुक्र, सही है सही है। ओके जी, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें कोई और पूछना है, मतलब ये क्लियर हो गई ना ये बात, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस। और रिलेशन जब तक नहीं बनेगा जब तक इनहोमोजीनियस कंसिस्टेंट ना हो, होमोजीनियस हमेशा कंसिस्टेंट होता है। इनहोमोजीनियस को सॉल्व कर लें, उसी में से आप जो कांस्टेंट वेक्टर है उसको हटा देंगे तो वो होमोजीनियस का सोल्यूशन आ जाएगा। होमोजीनियस का सोल्यूशन हमेशा ओरिजिन से जाता है, और इनहोमोजीनियस जो है वो पैरेलल टू p। ओके, बस ये आखिरी था या आगे भी है कुछ? आगे है, हाँ आगे है, वो नजर आ गया, अभी आगे आगे बहुत कुछ है। ये आ गया नंबर 7। अच्छा 7 तो वही है, उस समरी जो अभी हमने कर ली है, ये तो वही सारी समरी है ना, रिकैप लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, रिकैप। ये सोल्यूशन कौन सा है, होमोजीनियस, ठीक है, ये सोल्यूशन कौन सा है, इनहोमोजीनियस, और ये क्या है, पैरामीट्रिक। ये जो आपका x2 है ना, ये x2, ये क्या कहलाता है, पैरामीटर। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू p एंड पैरेलल टू v, पैरेलल टू। असल में वो जो हमने बनाया था ना, वो मैं दोबारा बनाता हूँ, उसमें जरा इंपॉर्टेंट चीज थी, उस पर जरा मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया था। ये वाला वेक्टर p कहलाता है, ठीक है। और ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों का जो लाइन बन रही है ना, ये किस वेक्टर से बन रही है, वेक्टर v से बन रही है, दोनों v से बन रही है, ठीक है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। ओके, ओके, राइट। अच्छा, ये भी वही चीज है, बस सिर्फ ये है कि वो जो हमारा पिछला केस था ना, उसमें हमने स्पेसिफिक कर दिया था ना
ये खास ए और खास बी, लेकिन जो लेसन लर्न किया है वो तो जनरल है ना, कि जब भी हमारे पास ये वाला चीज अगर कंसिस्टेंट है तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा ये बताओ इन दो लाइनों में कौन सा होमोजीनियस सोल्यूशन है और कौन सा इनहोमोजीनियस है? नहीं, मैं तो लाइन की बात कर रहा हूँ ना, दो लाइनें ड्रा की, ऊपर वाला होमोजीनियस है नीचे वाला? किस चीज पे? नहीं 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 नहीं, पी पे नहीं डिपेंड करता ये जवाब से। ये जो जीरो से मतलब कहने का इसमें उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं इंट्रोड्यूस कराया है ना, तो हम खुद ही कर लेते हैं ना। फर्ज कर लें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये वाला, तो फिर ये वाला होमोजीनियस हो जाएगा, इसलिए होमोजीनियस हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, इनहोमोजीनियस। वो आपने बिल्कुल सही कहा, ऊपर नीचे का ये होगा कि अगर पी प्लस है ना पॉजिटिव। अच्छा लेकिन ये कैसे पता चलेगा पॉजिटिव? इसलिए कि पी इज नॉट ए नंबर, पी इज ए वेक्टर। मतलब ये नहीं, फिर वही बात आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? मेरा कहने का मतलब इतने चक्करों में ना पड़े आप, बस आपने बना लिया होमोजीनियस, फिर पी को आप क्या करें, उसके 3 पॉइंट्स है ना, वो एक पॉइंट बना लें और ओरिजिन से मिला दें। अब जिधर भी जाए वो, यार ऊपर जाए नीचे जाए राइट जाए लेफ्ट जाए, ठीक है कहीं भी जाए। लेकिन एक खास बात थी, होमोजीनियस का सोल्यूशन क्या था अगर आपने गौर किया हो, ये था ना, प्रीवियस की बात कर लें, x इज इक्वल टू x2b, और इसका सोल्यूशन क्या था, p प्लस x2b। अच्छा एक काम हमने नहीं किया था, देखिए हमने जब इसकी बात की थी ना, तो हमने बहुत सारे सोल्यूशन निकाले थे ना, सिर्फ एक चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। किस चीज को? कि वो जो सारे सोल्यूशन है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। इस केस में हमने ऐसा काम नहीं किया, उसकी खास वजह, इस केस में वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। कौन सी? कि अगर एक सोल्यूशन है तो उसका मल्टीपल भी होगा, नहीं है वो प्रॉपर्टी। अगर दो सोल्यूशन है इनहोमोजेनियस के, उसका सम नहीं होगा, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक चीज हम जरूर डिस्कस करेंगे, ये सब क्या है, ये p प्लस x2v, ये क्या है, ये सारे सोल्यूशन है ना इनहोमोजेनियस के फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x2। एक खास वैल्यू बताए ना x2 जिसमें एक सोल्यूशन बड़ी आसानी से मिल जाए। x2 को 0 करेंगे तो p आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ना p प्लस x2v, तो इसको आप ये बोलो कि p इज ऑलवेज ए सोल्यूशन ऑफ इनहोमोजेनियस and all other solutions are obtained by giving different values to x2। ठीक है, ये आप समझोगे ना तो ये समझने में आसानी होगी। थ्योरम क्या कह रही है कि आपके पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, जो कि हम हमेशा कहते आए हैं कि अगर ये कंसिस्टेंट नहीं होगा तो कुछ कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। कोई भी है, पी भी ये देखें, ये बात कर रहा है कि पी आ सोल्यूशन का मतलब है खास किस्म का सोल्यूशन है। then the solution of this is the set of all vectors of this form p plus vh। vh क्या है? is any solution of the homogeneous equation। वो ये रहा, देखो ये होमोजीनियस था ना, आपने होमोजीनियस में एक खास इनहोमोजीनियस का सोल्यूशन ऐड कर दिया, एक खास, किसमें? होमोजीनियस में। तो जो नया चीज है p प्लस x2b, ये ऑल सोल्यूशन होंगे किसके? इसके होमोजीनियस, राइट। अच्छा अब ये बताओ कि अगर ये मतलब ये समझाना चाह रहा था आपको मैं, क्या समझाना चाह रहा था, W इज इक्वल टू P प्लस VH, ये कैरेक्टराइज कर रहा है, किसको कैरेक्टराइज कर रहा है? इनहोमोजेनियस के सोल्यूशन। कहता है कि ये सोल्यूशन किस किस्म के होंगे, एक खास सोल्यूशन होगा P, बाकी जो होगा वो वही होगा जो होमोजेनियस का है। लेकिन ये खास P और खास V कैसे निकलेंगे? जब सिस्टम आएगा तो आप उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर होमोजेनियस का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है तो फिर ये सब कहानी क्या होगी? है कौन नहीं कंसिस्टेंट होगा? एक मिनट ठहरो तो सही। खाली ही एज ए पॉइंट, देखे ये इसका अच्छा पॉइंट है, गौर से देखो, मैं लिख रहा हूं ax इज इक्वल टू 0, ठीक है,
और ये लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैंने ये कहा कि इसका जो है सिर्फ एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे जीरो लिखूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो मेरे पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फ्री वेरिएबल नहीं मिलेगा। लेकिन यही तो मतलब है ना कि ए का सिर्फ 0 0 सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो वो मेरा ख्याल है, वो मैं आपसे जल्दी में एग्री कर गया था ऐसा नहीं होगा। अगर आप ए बी को आगे लेके चलेंगे तो क्या होगा? कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा ना। लेकिन मेरा ख्याल है अब मैं फिर दोबारा अपने आप को चेंज कर रहा हूं। मैं आधा आपसे अब एग्री कर रहा हूं, आधा नहीं कर रहा। शुरू में क्या किया था? पूरा एग्री कर गया था। फिर क्या किया था? पूरा डिसएग्री कर गया था। अब क्या कर रहा हूं? आधा एग्री कर रहा हूं, आधा नहीं कर रहा हूं। अब आप बताएं ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है मैं जरा क्लीन अप ऑपरेशन कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूं। हाँ जी, क्या कोशिश कर रहे हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि अगर होमोजीनियस का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। तो मेरे ख्याल है रिलेशन तो यार वही है क्या, कि अगर ए एक्स इजिकल टू बी का सोल्यूशन नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं है। ये वो आधी बात हो गई। लेकिन अगर ए एक्स इजिकल टू बी का सोल्यूशन होगा तो फिर दोनों में रिलेशन होगा। अब रिलेशन क्या होगा? अभी उसका तो जीरो सोल्यूशन है, तो रिलेशन ये होगा, हाँ रिलेशन ये होगा कि उसमें कोई लाइन ही नहीं बन रही। किसमें? होमोजेनियस में। लाइन तो जब बनते नहीं है जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा? वो एक पॉइंट होगा। और ए एक्स इजिकल टू बी इसका सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, अगर नहीं है तो बात खत्म होगी। लेकिन अगर है तो इसमें भी कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा, लिहाजा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिक। तो दोनों ही जनाब वाली पॉइंट होंगे दोनों ही पॉइंट होंगे। बस इसके अंदर यही बचा हुआ होगा, कौन सा? पी, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये जो होती है ना, कहना चाहिए इसको कहते हैं सिंगुलर केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। और आप तो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं ना, आप तो एक बड़ा मजेदार वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? आउटलायर्स आउटलायर्स। ओके जी, ओके नंबर 8 हो गया मेरा ख्याल है। अभी है इसमें जान है, अभी और भी बहुत कुछ है। नंबर 9, चलें ऐसा करते हैं, इसको एक ही स्क्रीन में देख लेते हैं, राइट। चले ठीक है, ये पूरा आ गया, एक ही स्क्रीन में आ गया। ओके ओके जनाब, सबसे क्या लिखा है? डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x1 -4x2 -4x3 is equal to 0. Compare it to the solution set of 2x1 -4x2 -4x3 is equal to 6. तो इसमें जो होमोजेनियस सिस्टम है ना, उसमें भी एक ही इक्वेशन है, और जो इनहोमोजेनियस है उसमें भी एक ही है। हम सबसे पहले क्या सवाल करते हैं कि इनहोमोजेनियस कंसिस्टेंट होगा या नहीं। इस केस में तो है, कुछ करने से पहले ही बता सकते हैं क्या रीजन है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही रो है ना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जब आती है ना, जब 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो हो जाए, तो वो तो है ही नहीं। चलें कर लेते हैं, मेरा ख्याल है देखें यहाँ पे वही काम कर रहा है कि ये पहले जो है ना, ये किसको ले रहा है? होमोजीनियस को सॉल्व कर रहा है ना। हमने कहा नहीं यार, हम तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, तो हम पहले नीचे वाला काम करते हैं, इन होमोजीनियस को। ये जरा कर्सर हटाना यार, ये कहाँ आ गया? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इस इनहोमोजेनियस को कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से रो ऑपरेशन बताओ। तो लिख दूं ना 1, इसकी इक्वेशन लिख दूं। इक्वेशन क्या बनेगी? ऐसा करें, इसको उधर भी ले जाते हैं ना यार, लेके तो जाना ही है ना।
इसका मतलब है ये दो वेरिएबल क्या हो गए, फ्री हो गए ना, x2 एंड x3 हो गए ना फ्री। तो ये असल में जो v है ना, इसने एक तरह थोड़ी सी डंडी मार दी है। खैर वो अंडरस्टूड होता है कि v जो है वो एक वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, x1 x2 एंड x3। तो अब हमें पहले से कहा है ना कि जो फ्री होते हैं उसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं ना, तो हमने x2 को x2 लिख दिया, x3, लेकिन x1 किसके बराबर है, यहां से देखो यही है ना, 2x2 + 2x3 + 3। 3 पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इसके अंदर देखें, इसमें 3 किस्म के फ्लेवर हैं, कांस्टेंट भी है, x2 का मल्टीपल भी है और x3 का भी मल्टीपल है। तो कांस्टेंट निकाल लें बाहर, 210 के साथ क्या लगा हुआ है, x2। कौन सी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने सबसे पहली लाइन देखो, चलो दूसरी लाइन देख लो, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने हैं? तो सोल्यूशन में 3 ही कंपोनेंट्स होंगे ना, तो यहां से आया x1 x2 x3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखूं, ये इस जगह पे x3 लिखो। अच्छा अब एक काम करते हैं, हमने आपसे क्या बताया था कि अगर आपने इनहोमोजेनियस सॉल्व करे तो होमोजेनियस का सोल्यूशन है, तो लिख दूं वहां पे बगैर कुछ किए ऊपर, यहाँ पे क्या लिखूं, अगर आप करते भी इसको जो कि टाइम का ज़िया था, तो ये क्या बन जाता, 1 -2 एंड 0, और ये क्या बन जाती भाई, x1 = 2x2 + 2x3। ठीक है, और ये फिर वही चीज आ जाती, ये भी तो वही है, कौन सा, x1 x2 एंड x3। तो हमने देखा कि ये पोर्शन हमें करने की जरूरत नहीं थी, इसने तो किया है। हम ये पोर्शन यहां से लिख सकते हैं उठा के डायरेक्ट, और ये वही देखें चीज वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने कहा था कि x = x2 + v। आज की तारीख में हम पता क्या कहेंगे, अब यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, एक नहीं है, लिहाजा हम u एंड v की बात करेंगे या v1 एंड v2 की बात करेंगे। तो इसने क्या नाम दिया, आगे कहीं लिखा होगा, ये 210 कोई नाम दिया इसने, अगले पेज पे भी नहीं दिया, नहीं दिया तो हम दे लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कह लेते हैं u और हम इसको कह लेते हैं v। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक काम करता हूँ यार, मैं ये चीजें जो है ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 300, ये हमारा p है, 210 201, कौन सा पहले क्या है, 10 और 20, ये अगले स्लाइड पे मैं लिखूंगा ये, ताकि आसानी रहे। ओके, तो यहाँ से तो हम आगे चलते हैं, हमने दोनों सोल्यूशन लिख लिए हैं, इनहोमोजेनियस का भी होमोजेनियस। इसने तो बेवकूफाना काम किया है, पहले होमोजेनियस सॉल्व कर रहा है बाद में इनहोमोजेनियस। हमने इनहोमोजेनियस किया, उसमें से कांस्टेंट वेक्टर को कहा गुड बाय, बाकी बचा होमोजेनियस, ये हमेशा होगा। ओके राइट, 9, ओके, देयर यू गो। देखिए ना, मैं अब थोड़ा सा इसको, जो पिछले केसेस थे ना उसको मैं जरा रिवाइज कर लूं। मेरा जो इसका जो सोल्यूशन था ना, वो मैं इधर लिख रहा हूं, वो ये था, x = क्या था, x2, जल्दी बताओ, चलें एक काम करते हैं ना, हमने जो जो पीछे था ना, हाँ जो हमारा u था वो ये था 210, और हमारा v क्या था 201। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन है ना, x = 0, तो ये हो गया ना, x = x2 u + x3v, यही था ना। और इसका क्या था, x =
P जो है ना वो ये वाला वेक्टर ले लें आप, 3 0 0। तो ये वाला जो सोल्यूशन था ना वो ये था P प्लस x2u प्लस x3v। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, पहले हम होमोजेनियस का 3 सोल्यूशन लिखेंगे। तीन पता है क्यों लिखेंगे? एक तो 0 0 इसका, x2 और x3 दोनों को, x2 x3 को 0 लेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना पॉइंट जो ओरिजिन से जा रहा है। फिर हम उसके बाद एक सोल्यूशन ये लेंगे, यानी इसमें एक सोल्यूशन लेंगे ना दोनों 0, फिर एक लेंगे 1 0, x2 को 1 और x3 को 0, तो u आ जाएगा खाली। u कौन सा वेक्टर है वो देखें, ऊपर लिखा है 2 1, वो ये वाला आ जाएगा, ये आपका u है। फिर हम क्या करेंगे, x2 को 0 ले लेंगे, x3 को 1 ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। 2 0 का मतलब क्या है कि आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये v आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप x2 और x3 को डिफरेंट वैल्यूज देंगे ना, तो आपके पास असल में ये v एंड u के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो बेसिकली ये वाला जो है ना, ये सोल्यूशन सेट है होमोजेनियस का, और इस टाइम क्या बन रहा है, प्लेन बन रहा है। थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, जो जिस एग्जाम्पल को हमने शुरू किया था उसमें एक लाइन बन रही थी इसलिए कि वहां पे एक फ्री वेरिएबल था। यहाँ पे प्लेन बन रहा है इसलिए कि 2 फ्री वेरिएबल है, लेकिन लाइन हो या प्लेन हो, पास वो ओरिजिन ही से करेगा। ठीक है, जब हम यहां पहुंचते हैं, असल में ये वही तो कहानी है कि ये जो है ना x2 और x3 का कंट्रीब्यूशन, ये तो ये वाला प्लेन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसको अगर आप p यूनिट आगे ले जाएं या पीछे, डिपेंड करता है p कहाँ है। अब p क्या है यहाँ पे, 3 0 0 है ना, तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, यही तो है ना 3 0 0, ये वाला वेक्टर यही तो p है। अब आपने क्या किया, इस प्लेन को पुश कर दिया पैरेलल, वो कहां से पास किया, p से, तो ये जो है ये इनहोमोजेनियस हो गया, और ये वाला क्या है, होमोजेनियस। तो समझ में आ गई ना बात, यानी वो जो इंप्रेशन लिया था ना हमने कि साहब होमोजेनियस हमेशा लाइन होगी, वो थोड़ा सा रॉन्ग था, इसलिए कि लाइन जब बनती है जब एक फ्री वेरिएबल हो, प्लेन कब बनता है जब 2 फ्री वेरिएबल हो। अच्छा, और ये देखें ना, इसको तो हम लीनियर अलजेब्रा में इतना जोर दे रहे हैं ना, कैलकुलस में तो आप सीधा सीधा ये कहोगे, क्या कहोगे यार, आपके पास वो 2 प्लेन दिए गए थे ना, वो जो होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस की कहानी थी ना, वो क्या था, 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन इक्वल टू 0, तो वो भी प्लेन है। दूसरे में क्या था, 3 वेरिएबल के लिए इक्वल टू समथिंग, वो भी प्लेन है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो प्लेन ऊपर वाला ओरिजिन से पास कर रहा था, नीचे वाला अदर देन ओरिजिन। तो अगर आपका कैलकुलस बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। 3 वेरिएबल एक इक्वेशन हमेशा क्या होता है, प्लेन, और अगर राइट हैंड साइड 0 हो तो वो प्लेन कहां से गुजर जाता है, ओरिजिन से। यहाँ पे हमने उसको जरा लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से देखा है, कैलकुलस में तो। अच्छा ये बताओ, अगर 3 फ्री वेरिएबल्स होंगे तो फिर वो कहानी कहां पर जाके रुकेगी, मतलब ज्योमेट्रिकली पूछ रहा हूँ। पहले बात सुनो, है जी, देखें जब हम यही कहते हैं ना 3 फ्री वेरिएबल्स, का मतलब है कम से कम ओरिजिनली तो 4 वेरिएबल्स तो होंगे ना। तो अब मेरा मतलब है कि मैं कम से कम 4 या 5 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। देखें 2 डायमेंशन में क्लियर है कि हर चीज प्लेन में हो रही है, 3 डायमेंशन में क्लियर है स्पेस में हो रहा है, लेकिन 4 5 में क्या होता है, फिर हाइपर स्पेस हो जाती है। फिर जो 3 वेरिएबल्स अगर फ्री है ना, तो आप ना उसको लाइन कहेंगे ना प्लेन कहेंगे, उसको आप कहेंगे दे आर ऑन ए हाइपर प्लेन, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। और जो इनहोमोजेनियस है वो एक और हाइपर प्लेन होगा, जो उस हाइपर प्लेन का पैरेलल वर्जन होगा। मगर आपको नजर कुछ नहीं आएगा भाई, इसलिए कि 3 डायमेंशन से आगे आपकी ज्योमेट्री फेल, अलजबरा फिर भी चलता है। क्लियर होगी ना बात। वर्ड क्या यूज करेंगे वहां पे, हाइपर प्लेन। जैसे ही 3 वेरिएबल से आगे गए, वैसे भी वो असल में क्या होता है, वो कहते हैं ना हाइपर हो गया, उसका यही मतलब होता है जरूर से ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पर भी यही हाइपर का मतलब है जरूर से ज्यादा वेरिएबल्स आ गए। ओके जी, सो लेट्स गो।
हाँ, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो भाईजान, मेरा ख्याल है एंड हो गया ना अब तो ये। चलो अब ऐसा करते हैं, अगर एंड हो गया तो होने दें। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं घरों पे, सॉरी आपको प्रिंटेड वर्जन नहीं मिल सकता, यहाँ जो 3 बैठे हुए हैं इनको मैं दे रहा हूँ। दे दें, एक एक ले लो यार। ओके जी। अच्छा, ये दिस वाज द एंड ऑफ 1.5 और ये जो मैं दे रहा हूँ 1.7, तो आप जरा बता सकते हैं कि इतना गैप क्यों है? ये व्हाई सो गैप? गैप असल में ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको यहाँ पे घोल के पिलाई जाए। तो 1.6 आप जरा खुद पढ़िएगा बुक में, अगर खरीद लिए तो ठीक है, वरना यहाँ पर एक मैंने LMS में रखी हुई है ना 1.6 आर्टिकल, ठीक है। वो बेसिकली एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है। तो अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1.7। ओके, सो अब हम एक नया शेयर करते हैं 1.7 डॉक्यूमेंट्स, राइट, डिवाइस स्टोरेज, डाउनलोड 1.5 1.7, गुड, जल्दी मिल गया। ओके जनाब, क्या है टॉपिक, क्या लिखा हुआ है भाई टॉप के ऊपर? लीनियर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, राइट। ऐसा करते हैं, कुछ कलर वलर चेंज करते हैं, रेड कलर में आ जाते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस सही है सर 1.6 अपलोडेड तो नहीं है LMS यार, मैंने कहा तो है 1.6 आप लोगों ने खुद पढ़ना है भैया। और 1.6 की आपको ये स्लाइड नहीं मिलेगी, ये आपको बुक में जाके पढ़ना होगा, ठीक है। डेविड सीले ने जानबूझ के नहीं रखी स्लाइड्स 1.6 की। ओके जी, लीनियर इंडिपेंडेंस, चलें देख लेते हैं साहब। देखें आप हमेशा जो है ना, लीनियर अलजेब्रा मजेदार है, एक कंसेप्ट से दूसरा निकलता जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप जरा इस सिस्टम को गौर करें। ये होमोजीनियस है ना। अब जो होमोजीनियस है इसके 2 वर्जन है। एक वर्जन तो इसका ये है कि क्या इसका सोल्यूशन ट्रिवियल है या इसका क्या है, नॉन ट्रिवियल है। इस केस में तो हम देख भी सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, जो स्लाइड 2 पर जो काम हो रहा है ना वो पहले कर लेते हैं, इसलिए कि उससे जरा कंसेप्ट ज्यादा बिल्ट होगा ना। यहाँ पे अगर मैं वो ख्यालों में बात करूंगा ना कि नहीं साहब इसका ट्रिवियल नहीं है, नॉन ट्रिवियल है, तो जब आगे हो रहा है तो कर लो। बेसिकली ये जो सिस्टम है ना, ये इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हैं। तो मैं अगली स्लाइड जरा पहले कर लेता हूँ और वहां से मैं एक सोल्यूशन लेकर यहाँ आऊंगा वापस, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम वापस आते हैं। कहाँ चले गए यार, हम बहुत आगे चले गए, हमें 2 पे आना चाहिए था, ये आ गए जी। नहीं यार, ये भी नहीं है। सर आपका माइक म्यूट है। चलें, अब आ रहा है समझ में, ठीक है। आवाज आ रही है? हेलो, यस चलो गुड 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 गुड। देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, मैं स्लाइड 1 से स्लाइड 2 पे इसलिए आया हूं कि स्लाइड 1 में उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि ये सिस्टम है AX = 0, जिसका A जो है वो ये है। फिर उसने ये कहा था कि ये जो सिस्टम है
जाहिर है होमोजेनियस के साथ तो हमेशा होता है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कभी नजर आ जाता है कि होगा। जैसे पिछले केस में था ना, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आ गए थे तो मैं नजर आ रहा था कि 2 फ्री वेरिएबल हैं कम से कम, तो वहां तो समझ में आ गया था ना। नॉन ट्रिवियल होगा, क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ट्रिवियल है या नहीं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सिस्टम का सोल्यूशन ट्रिवियल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो ये देखें, ये वाली जो चीज है ना, ये इसी की आगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ax इजिकल टू 0 की। ठीक है, कर लें, यहाँ पहुंच के बता दें क्या क्या कंक्लूजन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है या सिर्फ नॉन ट्रिवियल भी होंगे। नहीं, ट्रिवियल तो हमेशा होता है, ट्रिवियल का तो आपको देखना ही नहीं है। ax इजिकल टू 0, धड़ से आपने x को 0 का 0 बराबर 0, आपने क्या जवाब क्या सोचना है कि नॉन ट्रिवियल है कि नहीं। तो अब यहाँ पे बताओ ट्रिवियल है या सिर्फ ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल भी है, क्या वजह है, कौन सा। हाँ ये देखें, ये लिखा नहीं, x2 x3 नहीं है फ्री वेरिएबल्स। व्हाट आर फ्री वेरिएबल, थोड़ा सा भूल गया, सिर्फ x3 फ्री है ना। देखें पिवट कॉलम नहीं है ना, ये जो नहीं होता पिवट कॉलम किस फॉर्म में, इकोलोन फॉर्म में, वो फ्री वेरिएबल होता है। पहला भी पिवटल कॉलम है, दूसरा भी पिवट कॉलम है, तो x3 इज फ्री। चलें, बहरहाल मतलब कहने का ये कि ये जो सिस्टम है ना, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ, चल छोड़ो, मुझे एक सॉल्यूशन बता दो ताकि मैं उसको लेकर जाऊं पहली स्लाइड में। बोलो, एक काम करता हूं मैं, देखें टेक्निकली तो मुझे ये करना चाहिए ना कि जब मुझे पता चल गया सिस्टम में एक फ्री वेरिएबल है, तो मुझे इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ना। अंजाम से क्या मतलब, इसको एक कोलोन से रिड्यूस कोलोन में ले जाना चाहिए, फिर सोल्यूशन लिखना चाहिए। लेकिन मैं जरा जल्दी में, मुझे सिर्फ एक सोल्यूशन चाहिए। तो आप ऐसा करो ना, x3 को 1 ले लो, ले लूं 1, तो x2 क्या हो जाएगा, यहां से बताना सोच के। 18 हो जाएगा। नहीं, x3 1 है तो x2 क्या होगा, मेरे ख्याल प्लस 18 होगा, 18 होगा सर। प्लस 18 होगा ना, एक माइनस इधर भी है ना, जब उधर जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे ना। यार ये क्या है, माइनस x2 प्लस 18 x3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो जब मैं x3 को 1 लूंगा तो मेरा x2 प्लस 18 हो जाएगा। जरा x1 बताओ, इसमें जरा देर लगेगी, जरा जल्दी से बता दो यार। 33, बिल्कुल सही है 33, हाँ 33, नहीं प्लस 33 होगा, प्लस 33 होगा। करके देख लो यार, ये लो x1 बराबर किसके होगा, -2x2 प्लस 3x3, यही होगा ना। चलो देख लेते हैं, -2x2, सब x2 हमारा कितना आ गया, -36, और x3 इज 1, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, -33 होगा, ठीक है। ठीक, तो ये जो सोल्यूशन है ना, -33, 18 एंड 1, -33। अब मैं जाता हूं पिछली स्लाइड पे, कहां जाता हूं, पिछली स्लाइड। अच्छा एक काम और भी करते हैं ना, हमने इतनी मेहनत से ये सोल्यूशन निकाला था ना, -33, और क्या निकाला था, क्या लिखा हुआ है, और क्या निकाला था, 1। इसको कंफर्म कर लेते हैं ना यहाँ पे। ये देखें मिडल में 36 आ जाएगा, लेफ्ट पे -33, राइट पे -33, 0 हो गया। फिर मिडल में कितना आएगा, 90 आएगा, 18 एंड 5, और इधर क्या है 9, 99 हो गया। इधर -99, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। 18 और 9 कितने होते हैं, 162, ये -155, और यहाँ से 3 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस, हाँ ठीक तो है यार, और ये 3 -168, यहाँ से भी तो ये आया था 168 प्लस। मेरा मतलब है कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये सोल्यूशन है, -33, 18 एंड 1। अच्छा एक काम और बताओ जरा,
इसका मतलब है, अब दोबारा से शुरू करते हैं। टॉपिक क्या था? लीनियर इंडिपेंडेंस था ना, और लेकर हम क्या बैठ गए? होमोजेनियस सिस्टम। तो उसका मैं एक रीजन बताता हूं आपको। फर्ज कर लें एक लीनियर सिस्टम है जो ये है, ठीक है, ए एक्स इजिकल टू 0। इसकी वेक्टर फॉर्म भी तो लिख सकते हैं, वो ये है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ? द वेक्टर इक्वेशन हैज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैंने तो, मुझे सबसे पहले तो ये लिखना चाहिए था ना, x1 0, x2 0, x3 0। तो ये तो सोल्यूशन हमेशा ही होता है ना, ये वो है जो मैं हमेशा कहता हूँ। इसको सिर्फ याद रखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बट क्या लिखा है इस केस में? इसका जवाब क्या है? यस या नो? नो, इसलिए कि हमारे केस में क्या आ गया? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ इंडिपेंडेंसी क्या होती है। इस केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट आ गया ना। अगर मैं इसको नाम दूं V1 का, और इसको नाम दूं V2, और इसको नाम दूं V3, तो मेरे पास जो वेक्टर इक्वेशन बन रही है ना, वो ये बन रही है। क्या बन रही है? x1 V1 प्लस x2 V2 प्लस x3 V3 इज इक्वल टू 0। सही है ना? लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें x1 क्या है? -33 है। दूसरा क्या है जिसमें x2 इज, और तीसरा क्या है? इसका मतलब ये हुआ, देखो अब जरा गौर से देखिएगा। इसका मतलब है मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं ना, V3 इज इक्वल टू 33 V1 माइनस 18 V2। पहले इसको जरा अच्छी तरह समझ लें। कैन आई डू दैट? इसका मतलब है ये जो तीन वेक्टर्स है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि ये जो तीन वेक्टर्स थे ना, कौन कौन से? V1 कौन सा है? 135। दोबारा सुने, V2 क्या है? V3 क्या है? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि इसमें जो V3 है वो 33 टाइम्स V1 माइनस 18 टाइम्स V2 है। इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझे V1 और V2 पता है तो मैं V3 को लिख सकता हूं। तो कहां से ये इंडिपेंडेंट हो गया? ये किस पे डिपेंड कर गया? यानी V3 किस पे डिपेंड कर गया? V1 एंड V2। अब कहानी उल्टी भी कर सकते हैं। कहानी से मतलब ये है कि आप इसमें से आप x1 और x3 को उधर ले जाएं, बाद में 18 से डिवाइड कर दें। तो कहने का मतलब है कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं। पहले मतलब है लिटरली मीनिंग समझो, बाद में मैथमेटिक्स में जाएंगे। इंडिपेंडेंट का तो मतलब ये होता है ना, चले मैं एक मिसाल देता हूँ। ये तीन बच्चे बैठे हुए, राइट? ये वही तीन वेक्टर्स हो गए। अगर तो आप वही कहें जो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कमेटी जो है वो तीन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पे नहीं है। आप तो सीधा सीधा इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी राय अपनी है, आपकी अपनी है, आपकी अपनी है, तो ये कमेटी क्या है? इंडिपेंडेंट पर्संस पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक वेक्टर है वो किसी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। लिहाजा ये तीन वेक्टर्स जो है वो क्या नहीं है भाई? इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले आप ये समझ गए ना, ये कौन सा कंसेप्ट है? इसमें मैथमेटिक्स मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको शो करके दिखा दिया। इसके क्यों डिपेंडेंट होते हैं? आपके लिए होमवर्क, ये 3 जो है ना, इसको 2 कर लें। ठीक है, क्या कर लें? 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा ना, कौन सा सिस्टम? ax इजिकल टू 0। उसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा। उस सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा? 0 0। तो क्या आप उस केस में कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर v1 है ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे आप 3 की जगह क्या लिख लें? 2 लिख लें। तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कोई फ्री वेरिएबल नहीं मिलेगा। इसका मतलब है x1 भी 0 होगा सिर्फ, x2 भी क्या होगा? 0 सिर्फ। यानी x1 x2 x3 हमें पता है 0 होते हैं, लेकिन जब ये 3 की जगह 2 होगा तो उसमें 0 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये 3 है तो 0 0 के अलावा भी सोल्यूशन आ रहा है।
तो जब 3 की जगह 2 होगा तो कहने का मतलब है कि मैं V1 और V2 वही रख रहा हूं, लेकिन अगर मैं V3 को ये वाला वेक्टर ले रहा हूं -3 9 2, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। क्यों इंडिपेंडेंट है? कि नथिंग कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। लेकिन जब मैं 3 को 3 ही रख रहा हूं तो मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, जिससे क्या निकल रहा है कि एक वेक्टर कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। तो आपने देखा कि कहीं डिपेंडेंसी है और कहीं इंडिपेंडेंसी है, लेकिन ये किससे अटैच है? होमोजेनियस सिस्टम से। ठीक है, अब मैं करता हूं जरा क्लीन अप ऑपरेशन करता हूं पहले, फिर समझाता हूं आपको। आप इसको जरा भूल जाइए, राइट? ठीक है, आप सवाल सिर्फ ये करें V1 V2 V3। ठीक है, एक केस आप ये ले लें कि ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। दूसरा केस ये ले लें कि V3 को जो है ना आप चेंज कर दें, ये कर लें, क्या कर लें, -3 9 2। ये आप घर जाके देख लीजिएगा, इसका जो सिस्टम का सोल्यूशन होगा वो 0 0 है। अब आप ये करें कि आप इन तीन वेक्टरों से ये वाली इक्वेशन बना के बैठ जाएं। ये क्या बन गया? ये होमोजेनियस सिस्टम बन गया ना। देखिए दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछा गया है कि ये तीन वेक्टर्स V1 V2 V3 आर दे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? आपके जहन में एक कंसेप्ट आ चुका है कि क्या डिपेंडेंसी होती है और क्या इंडिपेंडेंसी। क्या होती है, जरा आप रिवाइज करें, व्हाट इज डिपेंडेंसी? मतलब किसी लीनियर एक वेक्टर किसी और रिमेनिंग के कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सके तो वो डिपेंडेंस हो जाता है। मतलब ये पूरा सेट। देखिए अगर एक दो पे डिपेंड कर गया ना तो आप पूरे सेट, जैसे मैंने बताया ना, एक कमेटी है, अगर एक दूसरे की बात कर रहा है तो फिर ये कमेटी इंडिपेंडेंट नहीं है। आप दो में से एक को कहे भाई तुम बाहर ले जाओ, जो तुम बोल रहे हो वो ये भी बोल रहे हैं, हम दो को जो है ना काम कर लेंगे, हमें खिलाना पिलाना कम पड़ेगा। कमेटी के बाद यही होता है ना, डिनर हो रहा है, फलाना हो रहा है। अच्छा जी, तो मतलब कहने का ये कि तीन वेक्टर्स हैं, आपको कंसेप्ट है आपके जहन में कि डिपेंडेंसी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी। मैथमेटिकली ये करेंगे कि आपके पास तीन वेक्टर्स है ना, आप ये वाली इक्वेशन बना के बैठ जाएंगे सबसे पहले, x1 v1। मेरे ख्याल है थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊं ताकि क्लियर हो जाए। मैं यहां लिखता हूं x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, सवाल क्या था? आर V1 V2 V3 डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट, कुछ भी कह लें, डिपेंडेंट डिपेंडेंट। जब आप ये कह रहे हैं कि साहब प्लीज रुक जाइए, मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करने दें, 0 0 0 हमेशा सोल्यूशन होता है, ये वाला द वेक्टर इक्वेशन। क्या लिखा है? द वेक्टर इक्वेशन हैज द ट्रिवियल सोल्यूशन, हमेशा होता है ना। बट इज दिस द ओनली सोल्यूशन? अब मैंने आपको मिसाल भी दे दी है कि ये जो V1 V2 V3 है ना, ये जो ऊपर मैट्रिक्स है, इसको लेके चलोगे तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन अगर 3 की जगह आप 2 कर दोगे, यानी ये वाला वेक्टर अगर लोगे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है तो कोई भी रिमेनिंग की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो बस फिर कम से कम एक वेक्टर रिमेनिंग की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो वो कलेक्शन क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्लियर होगी बात? अब बस यही है, यही डेफिनेशन है जो नीचे लिखी हुई, जो आपको नजर नहीं आ रही है, अभी नजर आ जाएगी ना। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए इतना जोर दे रहा हूँ। पूरा कंप्यूटर साइंस के अंदर ये जो मशीन लर्निंग चल रही है, जो डेटा साइंस चल रहा है, ये जो गूगल की सर्चिंग चल रही है, ये सब इसी पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? वो एक और बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, सब इसी पे है। किस पे? कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। ओके जी, सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन। ओके, देखें जनाब, यही कहा है ना, अभी हमने इतनी एनर्जी जो लगाई है
क्या लिखा है, सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या जोर दिया जा रहा है, इंडिपेंडेंट इफ द वेक्टर इक्वेशन हैज, क्या लिखा है, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब है जिनके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आपने उसकी आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, रो ऑपरेशन किए, कोई फ्री वेरिएबल नजर नहीं आया, तो इसका दो मतलब हो गए, ओनली सोल्यूशन इज 0 0, और यहां पर मतलब क्या हुआ कि द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपने इसको जनाब अली सॉल्व किया और उसमें एक ऐसा सोल्यूशन आया जिसमें ये है, क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑल जीरो। देखिए जरूरी नहीं है कि x1 x2 x3 जो है ना सब डिफरेंट फ्रॉम जीरो, एक भी अगर डिफरेंट फ्रॉम जीरो हो गया, या दूसरे लफ्जों में अगर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल, देखिए नॉन ट्रिवियल में ये कहीं नहीं लिखा जाता, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है जरा ये बताओ, सारे जीरो ना, क्या नॉन ट्रिवियल का ये मतलब होता है सारे नॉन जीरो, नहीं, क्या मतलब होता है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो। ये वही तो बात आ गई कि अगर आपके सिस्टम में एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल है तो जो वेक्टरों से स्टार्ट किया था वो डिपेंडेंट कलेक्शन है। लेकिन अगर आपके सोल्यूशन में कोई फ्री वेरिएबल नहीं आ रहा, विच मीन सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इसमें जोर क्या दिया जा रहा है कि 0 0, तो हमेशा बाद लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं सर आप ही ने तो कहा था कि अगर सोल्यूशन 0 0 है तो वो जनाब अली क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, कौन सा वाला, ये वाला ओनली। अगर ओनली 0 0 हो यानी इसका मतलब है कि कोई नॉन जीरो नहीं है, इसका ये भी मतलब है कि कोई फ्री वेरिएबल नहीं है, तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक भी फ्री वेरिएबल आ गया तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएंगे, फिर वो क्या होगा, डिपेंडेंट। और फिर ये जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन जिसमें कम से कम एक सी क्या है, नॉन जीरो, ये कहलाता है डिपेंडेंसी रिलेशन। एक बिट क्या होना चाहिए, अभी मैंने इसीलिए जो है ना स्लाइड नंबर 2 पे मैं गया था, तो वहां पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स आए थे ना, 2 फ्री थे ना, लेकिन तीनों नॉन जीरो थे। लेकिन अगर आप फ्री वेरिएबल को जीरो कर देंगे ना तो वो फिर सब जीरो हो जाएगा। तो भाई फ्री वेरिएबल को तो जीरो करने का मतलब ये है कि आपके पास क्या आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा ना, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। जब फ्री वेरिएबल आ जाता है ना सिस्टम में तो आप जीरो नहीं देते, मतलब दोनों को नहीं देते जीरो। अगर दो वेरिएबल्स आ गए ना फ्री एक्स, आप भले एक को जीरो कर लें एक को नॉन जीरो, लेकिन सारे वेरिएबल को जीरो करने का तो मतलब है कि आप उधर जा रहे हैं जहां पर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। किधर जा रहे हो, ट्रिवियल सोल्यूशन, वो तो हमेशा ही होता है, राइट, क्लियर। देखें ये नंबर 1 स्लाइड है, मेरे ख्याल है मैंने इसमें 20 मिनट इसलिए लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या समझना कि इसका क्या मतलब है और इसका मतलब क्या है, नॉट ऑल जीरो एंड ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है जी, तो अब एक सवाल तो कर ही दिया है ना, उसको दोबारा देख लेते हैं। एक आप घर जाके कीजिएगा, उस 3 की जगह क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। अगर मतलब जैसे ये 3 वेरिएबल हो लेकिन मतलब नहीं, एक मिनट, वेरिएबल से ना शुरू करें वेक्टर से। मतलब 3 मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि असल कहानी सिस्टम नहीं है, सिस्टम तो एक कंक्लूजन की तरफ ले जाएगा। असल कहानी क्या है कि गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। अब बोले सर, ये अब 3 वेक्टर्स हैं x1 x2 x3। नहीं, वेक्टर x1 x2 x3 नहीं है, वेक्टर v1 v2 v3, टर्मिनोलॉजी सही करो ना। हाँ, तो सर ये इसका ना मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है जिसमें के 2 रो होती हैं और 3 कॉलम्स हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने, इस मतलब इक्वेशन है जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 रो और 3 ओ कॉलम। यार अभी तो किया, उसमें 3 रोज 3 कॉलम्स थे, आपने अभी किया है। इसमें 3 रो थी ना और 3 कॉलम, इसमें तो तीनों में पिवट पॉइंट आ नहीं सकते एक मिनट, देखें आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं अपने आप को, आप इस तरह से चले मेरे साथ, वेरिएबल को भूल जाओ यार। आपने अभी क्या कहा है, 3 वेक्टर्स कहा है ना, तो यहीं पे रुक जाओ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स होंगे, रुक जाइए। अब जो वेक्टर्स दिया है उसमें कंपोनेंट्स भी तो दिए होंगे ना, इस केस में कितने कंपोनेंट्स हैं जो हम बातें कर रहे हैं, 3, तो 3 रोज हैं। अगर उसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे तो कितनी रोज आएंगी। तो आप इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार, रोज कॉलम्स पूरा वेक्टर बताएगा। अब आगे चलो। मैं वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब इसमें तो तीनों रोज में मतलब वो पिवट पॉइंट आ सकता था। अब जैसे एक मेरी बात सुनो, नहीं मैं बता दूं आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस केस में कहानी ऐसी थी,
ये सॉरी ये वाला नहीं है, आखिरी वाला नहीं है, खामखा कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, ये आखिरी वाला नहीं है। ओके, अच्छा राइट साइड हम नहीं लिख रहे, वो तो हमेशा जीरो ही होता है। तो इसमें आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ लास्ट वाली रो नहीं है तो वो हमेशा डिपेंडेंट होगी क्योंकि वेरी गुड, आ गया ना बात, अब आप सही आए हो ना। देखें मसला ये है कि असल मसला पता है क्या है, यहाँ पे रोज इमटेरियल है, असल चीज क्या, वेरिएबल्स कितने। अब मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कितने वेरिएबल्स हैं। अगर आखिरी रो जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉलम नॉन पिवट होगा ना, इसका मतलब फ्री आ गया, इसका मतलब डिपेंडेंट है, बात खत्म हो गई। यस, लेकिन देखें डिपेंडेंट के बाद एक और भी होता है आगे कहानी, कहते हैं डिपेंडेंसी रिलेशन बताओ। उस केस में फिर आपको पूरा सोल्यूशन निकालना पड़ता है ताकि क्या पता चल जाए, डिपेंडेंसी रिलेशन पता चल जाए। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें एक और भी कहानी है। फर्ज कर लें आपने जनाब अली 3 वेक्टर्स दिए लेकिन उसमें 4 कंपोनेंट्स है हर एक में, ये भी तो हो सकता है ना। अब इस केस में क्या होगा, ये हमेशा डिपेंडेंट होगी ना। देखें ये इसीलिए मैंने पकड़ा, आपने जो जुमला किया है ना ये बिल्कुल सही नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो नहीं इसमें हो सकता है। मैंने वो नहीं कहा था, दूसरा वाला आप उल्टा समझ गए, 4 कॉलम और 3 रोज वाला नहीं कहा था। देखें मैं वही बना देता हूं, इसको जरा वैसे थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। इस वाले केस में पता क्या होगा, जरा बताओ, वो जुमला आपका सही है जो अभी आपने बोला था, इसमें मतलब हमेशा डिपेंडेंट हो, क्यों होगा? क्योंकि एक पे पिवट पॉइंट जी, इसलिए कि एक फ्री वेरिएबल तो होगा ना। असल में ये एक मशहूर थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा की, जो भी आपने पढ़नी थी, जो मैं आपने पहले ही बता दी। इस थ्योरम का नाम है टू मेनी वेक्टर्स। क्या? टू मेनी। अब टू मेनी का क्या मतलब है? टू मेनी का मतलब ये होता है कि डायमेंशन कितनी है, 3, वेक्टर्स कितने हैं, 4। तो अगर कलेक्शन जो है वो डायमेंशन से बढ़ जाए तो वो टू मेनी कहलाता है। तो टू मेनी हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, ये वाला टू मेनी नहीं है। इसमें क्या होगा बताओ, कब डिपेंडेंट होगा कब इंडिपेंडेंट? सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, नंबर छोड़ दें, बताओ। जब भी मतलब कोई कॉलम में पिवट पॉइंट नहीं होगा। नहीं नहीं, इस तरह से बोलो ना यार कि 4 रोज है ना, फर्ज कर लेंगे आखिरी रो जीरो हो गई तो क्या ये डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? देखिए जब मैं ये कह रहा हूं ना कि आखिरी रो जीरो हो गई तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पूरी तरह एक कोलोन बना लिया है, सिर्फ आखिरी रो जीरो हुई है, बाकी 3 नहीं हुई हैं। तो सर नहीं पड़ेगा। नहीं, जवाब दो मुझे। देखें दोबारा से मैं कहता हूं, आपके पास 4 रोज है ना, असल थोड़ा सा सोचो थ्योरेटिकली, एंड ऑफ द डे क्या होगा, एक नॉन जीरो बच सकती है, 2 बच सकती हैं, 3 बच सकती हैं, चारों नहीं बचेंगी। पहले ये डिसाइड कर लो क्यों नहीं बचेंगी। इसलिए कि अगर चारों बच गई तो आप ये कह रहे हैं कि 4 पिवट रोज हैं, वो हो ही नहीं सकती, इसलिए कि कॉलम 3 है तो एक तो इसमें जाना ही जाना है, ये तो जाना ही जाना है। लेकिन कंक्लूजन अभी भी नहीं निकला। अगर सिर्फ ये गई है और कोई नहीं हुई जीरो, तो फिर ये कलेक्शन डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, जल्दी बताओ। ये इकोलॉन फॉर्म है हाँ इकोलोन तो ये इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल होगा, इसलिए कि नो फ्री वेरिएबल इज देयर। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर ये हो गया ये अब डिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए कि एक फ्री वेरिएबल है। तो आपने देखा ना इसमें कितना थ्योरेटिकली सोचना पड़ता है। राइट, आखिरी वाली रो जीरो वाली एक मिनट मैं दोबारा से बना देता हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए दोबारा से बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसकी बात कर रहे हैं? 3 वेक्टर्स R4 में। पहले ये सुन लें, 3 वेक्टर्स हैं किसमें? R4 में। तो अब ये बताओ, ये ओरिजिनल है, मैंने इसमें क्या करे, रो ऑपरेशन, सिर्फ ये रो जीरो हुई है, बाकी 3 नहीं हुई। तो अब बताओ ये तीनों वेक्टर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? वजह फ्री वेरिएबल नहीं है ना, फ्री वेरिएबल होता है तो डिपेंडेंसी आती है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये हो गया, बिल्कुल, और अगर ये हो गया फिर भी डिपेंडेंट है। उस केस में एक फ्री वेरिएबल, तब क्या हो गए, 2 फ्री वेरिएबल। क्या टाइम हो गया क्या यार? चलें ठीक है, हो गया। ओके इंशाल्लाह। तो इसको अच्छा एक मिनट रुक जाए, मैंने मेरा ख्याल है वो कवर कर लिया है। क्या कवर कर लिया है? चलें दोबारा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड स्लाइड्स